हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, कल हम संविधान के स्रोत पार्ट 2 क्लास ख़त्म किए हैं और आज जो है संविधान सभा से संबंधित चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चूँकि शुरुआत किया जा रहा है तो शुरुआत करने से पहले ये हम आपको बता दें कि अगर जिसको भी वर्दी लेना है, जो भी वर्दी के इच्छुक हैं, जैसे कहते हैं ना वर्दी मेरा पैशन है, तो उन लोगों के लिए बता दें कि यूपीएसआई और यूपीपी के टेंडर जारी हो चुके हैं और दोनों जो वैकेंसियां हैं प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हैं। अब वही है सरकार की तरफ से, जिस दिन फॉर्म की डेट आ जाए तो उसी दिन गाड़ी चल देगी। और आप जानते हैं कि अगर आप अभी से लगेंगे तो ही आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो होता है ना कि पियर का मेढक की तरह जो है, जब समय आता है तब बरसात में निकल आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उस टाइप के लोग सफल नहीं होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। पूर्व का ज्ञान जरूरी होता है, पहले जो पढ़े होते हैं आप। तो इसलिए हम कह दें कि इसलिए अगर अभी से आप लगेंगे तो वर्दी निश्चित ही पाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और जीएस जैसे सब्जेक्ट, जैसे बृहद सब्जेक्ट में हम आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने का वादा करते हैं। दूसरी चीज़, पेट का भी एग्जाम डेट आ चुका है, तो पेट के लिहाज से भी आप जितना अच्छा परसेंटाइल बनाएंगे उतना ही यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें आप बैठने का आपको मौका मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आप संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा से संबंधित कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, संविधान की मांग। अगर हम आपको कह दें कि अब संविधान सभा से संबंधित पढ़ेंगे तो संविधान की मांग भी तो किसी न किया ही होगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहली बार संविधान की जो मांग किए थे एक कम्युनिस्ट नेता थे, उनका नाम था एम.एन. राय। एम.एन. राय जी ने 1934 ईस्वी में, दोस्तों कब, 1934 ईस्वी में पहली बार भारत की तरफ से अंग्रेजों से संविधान की मांग किए थे। अब ये दिमाग में आपको हो जाना चाहिए कि सबसे पहली बार संविधान की मांग किसने किया था? एक कम्युनिस्ट नेता थे एम.एन. राय, 1934 ईस्वी में उन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कांग्रेस की तरफ से एक मांग हुई थी 35 में भी, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। कांग्रेस की तरफ से मांग हुई थी 1935 में, ठीक, लेकिन उसका मतलब अंग्रेजों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किए। किसकी मांग किए? संविधान सभा की मांग किए। लेकिन इन्होंने जो संविधान सभा की मांग किया, उन्होंने कहा कि ये जो संविधान सभा होगी, ये इनका जो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो वयस्क निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा, या हम कह दें कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक, तो इन्होंने 38 में मांग किया। ठीक, अब ये जो कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में मांग किया कि जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ क्या कि अंग्रेजों ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। कब? 1940 में। आप लोग नाम सुने होंगे इसी चीज को, जो नेहरू ने भेजा, इसी चीज को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में, अगस्त प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया। किसने? अंग्रेजों ने। स्वीकार किया किसने? अंग्रेजों ने। इसे ही अब आप सोचते होंगे कि जो अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज से आया था या कहां से आया था, तो चीचा ये जो चीजें थी वो नेहरू की चीजें थी, उसको अगस्त प्रस्ताव के रूप में किसने स्वीकार किया? अंग्रेजों ने स्वीकार किया। ठीक है, इसके बाद 1942 ईस्वी में, नाम लोग आप लोग बहुचर्चित मिशन है, 1942 में एक मिशन आया था दोस्तों, क्रिप्स मिशन। इसके जो सदस्य थे या अध्यक्ष कह लीजिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे भाई? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब क्रिप्स क्या लाए, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिप्स ने क्या लाया भारत के लिए, क्या क्या सुविधाएं बेहतर करने के लिए क्रिप्स मिशन आया। तो देखिए क्रिप्स मिशन क्यों आया, हम आपको बता दें। जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें यह कहा गया कि युद्ध उपरांत, किसके उपरांत? युद्ध उपरांत, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था,
तो उन्होंने कहा कि युद्ध के उपरांत संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और भारत के लिए एक संविधान बनेगा, भारत के लिए एक संविधान बनेगा। तो एक चीज जान लीजिए, अगर भारत के लिए एक संविधान बनेगा तो इस जो क्रिप्स मिशन था, अब आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि क्रिप्स मिशन जो आया उसका मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। उसने कहा कि भाई देखिए, हम ये नहीं मानते हैं कि भारत के लिए संविधान बने, हम ये मानते हैं कि जो संविधान बनेगी वो दो स्वायत्त शासित देशों के लिए अलग अलग बनेगी, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। तो चूंकि इन लोगों की जो बातें थी, किसकी बातें थी? मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग ने दो स्वायत्त शासित देशों की मांग कर दी और उसके अलग अलग संविधान की मांग कर दी। तो उसके बाद ये जो मिशन, उसके बाद विश्व युद्ध शुरू ही हो गया, तो मिशन जो है ये क्या हुआ आपका, कम हुआ, मतलब प्रभाव इसका खत्म होने लगा धीरे धीरे। इसके बाद देखिएगा, जब ये होने लगा, अब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध भी कर दिया 1942 का। तो इसके बाद सरकार 1946 ईस्वी में, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, रुक जाइए थोड़ा मिटा के ऊपर लिखते हैं, नीचे थोड़ा दिखाई नहीं देता है, देखिएगा। फिर 1946 ईस्वी में जो है देखिएगा दोस्तों, 1946 ईस्वी में ब्रिटेन की सरकार बदली और वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी। कहीं कहीं लिबरल भी लिखा रहता है, लेबर भी है, लेबर पार्टी की सरकार बनी। और जो प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर उस समय, क्लीमेंस एटली बने। क्लीमेंस एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय का। चूंकि चर्चिल हटा तो क्लीमेंस एटली प्रधानमंत्री बने। तो उन्हीं के अध्यक्षता में, क्लीमेंस एटली के कहने के कारण जो है एक मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जो आया, अब नाम सुन रहे होंगे आप लोग, कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जानते हैं इसके जो तीनों थे, तीनों सदस्य, ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के क्या थे? सदस्य थे। तो तीनों सदस्य की हम बात कर लेते। कौन तीनों सदस्य थे भाई? देख लीजिएगा आप लोग। एक थे एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। सेकंड जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में आए थे, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरे जो हैं आपके यही भारत सचिव थे। अब आप लोग नाम अगर सोचते होंगे तो बता ही देंगे। भारत सचिव थे ये, इनका नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भारत सचिव का पद कहाँ से आ गया। तो आप लोग अगर पूर्व में पढ़े होंगे तो ये आपके ज्ञान होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद से कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली गई थी और उसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तो जो आप नाम सुने होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन सबको हटा करके एक बनाया गया था 15 सदस्यीय भारत परिषद, और उसका जो प्रमुख होता था वो भारत सचिव होता था। और भारत सचिव वही व्यक्ति बनता था जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई कि 3 सदस्य थे, 3 सदस्यीय कमेटी थी, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा, क्योंकि तीनों भारत के कैबिनेट के, तीनों ब्रिटेन के कैबिनेट के सदस्य थे, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने क्या पेश किया? इसने कहा, जो मुस्लिम लीग ने मांगा था कि भाई हमको 2 स्वायत्त शासित संविधान सभा की स्थापना करिए अलग अलग, तो उसने इस बात को नकार दिया और भारत के लिए, स्वच्छंद भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना करने, संविधान सभा की स्थापना के लिए तथा अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन का प्रस्ताव लेके आए। अंतरिम मंत्रिमंडल
के गठन का प्रस्ताव लेकर आए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर आपसे कोई भी पूछे कि संविधान सभा का गठन किस अधिनियम या किस मिशन के तहत हुआ था, तो आप बोलेंगे कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। अब धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग अगर अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे तो हर चीज़ें आपको इतनी स्मूथली तरीके से समझ में आएंगी और इतने देहाती वे में समझ में आएंगी कि आप कभी भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिएगा, अब इसको मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सबको। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब चूंकि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव आ गया और ब्रिटिश से भी आ गया, तो ये हो गया। और एक चीज़ और जान ली, इसमें क्या था कि मुस्लिम लीग कुछ हद तक खुश थी, क्योंकि इसको भी कुछ ना कुछ राइट मिल गए थे। जैसे अंतरिम मंत्रिमंडल में भी कुछ ना कुछ मिल गया था। तो इसके बाद हम गठन की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। देखिएगा, हम गठन करवाते हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिए, जो भारत क्या नाम था, कैबिनेट मिशन 1946 था, उसी के तहत गठन का प्रावधान किया गया था। तो हम एक एक चीजों पे बारीकियों से चर्चा करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें थी। देखिए, जैसे इसमें पहली चीज तो ये थी कि इसकी सदस्य संख्या निश्चित की गई। दोस्तों, क्या थी? सदस्य संख्या निश्चित की गई। इसके माध्यम से कितनी निश्चित की गई, ध्यान से सुन लीजिए। निश्चित की गई 389। संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। तो अब देखिए, इस 389 में से दोस्तों क्या क्या था? 389 में से 296 ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश शासित थे, मतलब ब्रिटिश शासित थे, और 93 जो थी 93 ये देसी रियासत थी। क्या थी दोस्तों? देसी रियासत, जहां के राजा क्या थे? स्वतंत्र थे, मतलब छोटी छोटी रियासतें थी, वहां के लोग स्वतंत्र थे। अब इन 296 में से भी एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 296 में से भी 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे। और जो है 4 जो थी वो आपकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। क्या थे दोस्तों? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए, हमेशा आप पढ़ते होंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिए, और ट्रिक मैं एक शॉर्ट बनाया था, उसमें बताया भी था। जो उसमें क्या है, इसका ट्रिक है ABCD, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं। ए जो है, ए से हो गया आपका अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ये था। दूसरा था बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाक में है, पाकिस्तान। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर है, ये कह लीजिए। सी से है कुर्ग कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक में है। ठीक है। डी से है दिल्ली। आप जानते हो यही 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं। तो ये देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना और ले लीजिए। तो ये देखिएगा आप कि ये जो थे 389 सदस्य थे, निश्चित की गई थी। 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतें थी। ठीक है, 292 इसमें से ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को हमने ट्रिक के माध्यम से भी वैसे भी बता दिया है। ABCD है, अजमेर राजस्थान है एक, दूसरा बलूचिस्तान पाकिस्तान जो है, पाक अधिकृत कश्मीर है, तीसरा कुर्ग कर्नाटका, चौथा डी से दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। दूसरी चीज, अब एक एक चीज हम आपको पढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, एक एक चीज समझते रहिए। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि 389 सदस्य थे। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और क्लियर यहाँ पे कर लीजिए कि अभी ये भारत पाकिस्तान का मिली जो है उसके सदस्य हैं संविधान सभा के। अब ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा ना, तो उसके बाद सदस्य संख्या घट जाएगी हमारे देश की, तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब वो समय आएगा तब। अभी इसको आगे हम लोग समझने का काम करते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है इसका। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है
दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि संविधान जो सभा थी उसके सदस्यों को किस अनुपात में बांटा जाए। तो देखिएगा, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? एक सदस्य नियुक्त होगा। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए, एक सदस्य तो जाएगा, ये चीज क्लियर हो गया। एक चीज और सुनिए, तीसरी चीज हम बता दें, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता था। तो पहली चीज जान लीजिए, बहुत समझने का काम है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। तो देख लीजिए कैसे निर्वाचन होता था इनका। निर्वाचन क्या होता था, इसमें हम आपको बता दें कि संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन था, पहली बार तो इसमें वर्गीय मताधिकार का प्रयोग हुआ। वर्गीय मताधिकार, मताधिकार, या हम इसको कह सकते हैं जातीय मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जातीय मताधिकार। ठीक, जातीय मताधिकार हमने क्यों कहा? क्योंकि जानते हैं इसका जो निर्वाचन हुआ था वो तो हुआ था अप्रत्यक्ष। निर्वाचन हुआ कैसे था? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, ये चीज क्लियर हो गई। और जातीय वर्गीय मताधिकार इसलिए कहा क्योंकि किसी भी सदस्य को जो वोट देंगे वो नॉर्मल जनता वोट नहीं देगी, इनको भी। इसीलिए अप्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिए, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जिसको नॉर्मल जनता वोट न दे वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लग सकता है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो उस समय प्रांतीय विधानसभाएं थी, उससे पहले प्रांतीय विधानसभा थी। तो कहा यह गया कि जैसे मान लीजिए हाई चुनाव में खड़े हैं सदस्य, एक लोग हैं, ये चुनाव में खड़े हैं, चुनाव में ये खड़े हैं, ये इन्हीं को वोट देना है। तो प्रांतीय विधानसभा में इनकी जाति का जो सदस्य होगा वही सबसे पहले इनको वोट करेगा। ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने बोला जाति मताधिकार। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप बता दें, मैं हिंदू हूं, ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभा में चूंकि मैं खड़ा हूं, चुनाव में मैं खड़ा हूं संविधान सभा के, तो प्रांतीय विधानसभा में जो हिंदू कैंडिडेट, जो हिंदू होगा प्रांतीय विधानसभा में, वो सबसे पहले मुझे वोट करेगा। ठीक है। कहने का ये मतलब है कि यही जातीय मताधिकार या वर्गीय मताधिकार का यही मतलब है कि जिस जात के आप हैं उस जात के लोग आपको वोट करेंगे, प्रांतीय विधानसभा में जो लोग होंगे। ठीक है। तो अब यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि प्रांतीय विधानसभा में अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू जो होगा वो मुझे वोट करेगा, अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम जो होगा वो उसको वोट करेगा, अगर कोई सिख है जो सिख होगा वो उसको वोट करेगा। इस टाइप से चीजें थी। ठीक। दूसरी चीज, अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आपको सीधा 2 शब्दों में बता दें कि ये जो निर्वाचन होता था, जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, हम उदाहरण स्वरूप बता दें, एक ये है, एक बी है, एक सी है, 3 कैंडिडेट हैं। तो मान लीजिए ये हिंदू हैं, एक हिसाब से, इनके हिसाब से बताएं। अब राष्ट्रपति में चलेंगे तो बताइए ये मुस्लिम है, ठीक है, ये सिख है। 3 कैंडिडेट थे, तीनों अलग अलग उससे धर्म से थे। तो अगर मान लीजिए हिंदू वाला है, हिंदू कोई प्रांतीय विधानसभा में हिंदू है, ठीक, वो सदस्य में अगर वोट करने आएगा तो हिंदू को वोट करेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको वोट करेगा, ये वोट का 100%, उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मत प्रतिशत घटता जाता है। जैसे मान लीजिए एक चीज और है, अगर ये हिंदू है, सबसे प्राथमिकता में हिंदू को वोट करेंगे, लेकिन वोटवा इनको सबको देना पड़ेगा। कर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एक का वोटवा को संक्रमण करना है, मतलब फैलाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी का है या आपकी जाति का तो आप ही को वोट करेगा, उसको वोटवा सबको देना है। यही तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। तो अगर मान लीजिए हिंदू को है, पहले बार दिए 100% पा गया, मुस्लिम मान लीजिए दूसरा सेकंड वरीयता है इसको कितनी वरीयता, सेकंड वरीयता मान लीजिए 60% पा गए, इसको थर्ड वरीयता दिए ये 40% पा गए। तो ये कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए मुस्लिम, मान लीजिए आपकी बार प्रांतीय विधानसभा में कोई मुस्लिम था तो सबसे पहले मुस्लिम को देगा, मुस्लिम 100% पा गया उस वोट का। और ये मान लीजिए 60
80% पा गए, दूसरे पे सेकंड वरीयता पे ये आ गए, फर्स्ट वरीयता पे और थर्ड पे ये पाए, मान लीजिए फिर ये बेचारे 40 आ गए। तो इस तरीके से वोट पड़ता था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोस्तों जब राष्ट्रपति में चलेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 2-3 पॉइंट और है, इसमें देख लिया जाए, उसके बाद हम इसको खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरी चीज क्या है, देसी रियासत। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता था कि देसी रियासत क्या होता था। जो देसी रियासत दोस्तों होती थी, देसी रियासत के जो सदस्य होते थे, ठीक, इनके वहां के जो प्रमुख होते थे वो चुनते थे। जैसे प्रमुख, जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर देसी रियासत है, हम उसके रियासतदार हैं, ठीक है, तो वहां से अगर कोई सदस्य भेजेंगे तो हम जिसको चुनेंगे वही सदस्य वहां पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे कि ये तो हमने चीजें क्लियर कर दी। अब उस समय मान्यता प्राप्त वर्ग थे कौन कौन, मान्यता प्राप्त वर्ग कौन कौन थे। तो मान्यता प्राप्त वर्ग आपको ध्यान में होना चाहिए। तो उस समय मान्यता प्राप्त वर्ग थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। 3 वर्ग जो थे, सामान्यता प्राप्त वर्ग थे 3 वर्ग। और इसके बाद देखिएगा एक चीज और क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि संविधान सभा, अब चुनाव भी हो गया, ठीक है, चुनाव के बाद जो है निर्धारित हो गया कि सब सीटें पा गए, लेकिन 2 लोगों का निर्वाचन क्षेत्र, चूंकि एक लोग का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूछा जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि माननीय अंबेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है दोस्तों, अंबेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो आप जानते हैं, तो आप जान लीजिए। अंबेडकर जी का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल ये था निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जो बंटवारा हो गया तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है, तो जो बंटवारा हो गया पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद चूंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और इनको रखना ही रखना था, तो इसलिए किया क्या गया कि जब वो पाकिस्तान में चला गया ये, तो ये पाक में चला गया। इसके पश्चात आप पूना सीट, मद्रास प्रेसिडेंसी की पूना सीट थी, उस पर एक लोग सदस्य थे पहले से ही, M.A. जयकर, कांग्रेस के सदस्य थे M.A. जयकर। तो किया क्या गया, M.A. जयकर को हटा दिया गया, रिप्लेस किया गया कि बाबू आप हट जाओ, क्योंकि अंबेडकर जी आ रहे हैं, आपका जगह लेंगे। तो उनके जगह पे किसको रखा गया, उनकी जगह पे रखा गया अंबेडकर जी को। और अंबेडकर जी को, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंबेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, मतलब संविधान सभा में, तो कह दीजिएगा कि एक तो था पूर्वी बंगाल, लेकिन जब पूर्वी बंगाल बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद पूना सीट थी मद्रास प्रेसिडेंसी की, और M.A. जयकर उस समय कांग्रेस के वहाँ के सदस्य थे, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर अंबेडकर को नियुक्त किया गया। और बहुत लोग पूछते हैं कि गांधी जी जो थे, ठीक है, गांधी जी क्या संविधान सभा में शामिल हुए थे? नहीं हुए थे दोस्तों, गांधी जी किसी भी उससे शामिल नहीं होते। और 2-3 चीज़ें और है, देख लीजिएगा। 3 लोग फंसाए थे मामला, पेचीदा मामला फंसाए थे 3। एक जूनागढ़ थी, जूनागढ़ देसी रियासत, और एक थी हैदराबाद देसी रियासत, हैदराबाद देसी रियासत, और एक तीसरी थी, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। ये देसी रियासतें जो थी ये शामिल नहीं हुई थी भारत में, ठीक है। तो शामिल नहीं हुई, तो हम आपको बता दें कैसे कैसे क्या हुआ। ये जूनागढ़ जो देसी रियासतें थी, इसका रिफरेंडम द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा हमने इसको भारत में शामिल किया। जनमत संग्रह कैसे? क्योंकि वहाँ के लोगों से वोटिंग करवा लिया, भाई भारत में शामिल होना चाहते हो कि जूनागढ़ अलग रहना चाहते हो, तो वहाँ के लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम द्वारा ये जो है शामिल हुई। हैदराबाद तो आप लोग सबको पता है, ऑपरेशन पोलो द्वारा हमारे देश में शामिल हुआ था, ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई द्वारा, ये ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद हमारे देश में आया था। और ये वहाँ का जो निज़ाम था, इसकी यहाँ कमी क्या थी, वहाँ का जो निज़ाम था वो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी, और वो भारत में शामिल होना चाहती, लेकिन वो शामिल नहीं होना चाहता, वो भागना चाहता था, अलग होना चाहता था। इसलिए पुलिस कार्रवाई द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया और उसका पुलिस कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, ठीक है। जम्मू कश्मीर, आप लोग जम्मू कश्मीर जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर की स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, क्योंकि हरी सिंह पहले कहे हम अलग रहेंगे, जब पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण कर दिया तो उस पर जो है इनका विचार फिर बदल गया, या भागे भागे नेहरू के पास आए। अब पता नहीं उस समय की परिस्थिति क्या थी क्या नहीं थी। नेहरू ने 370 का दर्जा देके उसको ख़त्म किया, बाद में इस समय आके जो है मोदी जी ने उसको क्या किया कि धारा 370 ख़त्म कर दी। देखिए दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, अब जो है हम
कल इसी से इसके आगे चर्चा करेंगे। इसीलिए हम ईश्वर से कामना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।